नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हिस्ट्री की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 3। पार्ट सेकंड में अपन ने बात की थी रिचर्ड कॉली वेलेजली के बारे में। आपने देखा कि भाई क्या क्या हरामी इंसान था। सहायक संधि स्टार्ट करवा दी थी। सहायक संधि का मतलब आपने समझा था क्या? सहायक संधि का मतलब क्या होता है? सेना को किराए पर चढ़ाना। भैया जो अपनी सेना को क्या करा, किराए पर चढ़ा देता था, पैसा भी आता रहेगा। ये इनकी 30 एक तरह से होता है ना भाई, कूटनीति होती है, रणनीति होती है भाई, किस प्रकार से हमें करना है बिना युद्ध लड़े, किस प्रकार हमें अपनी सेना को बचा लिया, पैसा भी बचा लिया और साम्राज्य विस्तार और होता जा रहा है। तो ये था। चलो एक क्वेश्चन बताओ कि सहायक संधि, विश्व में पहली बार सहायक संधि किसने स्टार्ट की थी? किसने स्टार्ट की? डुप्ले। कौन था? फ्रांसिस गवर्नर। चलो आज अपन बात कर रहे हैं सर जॉर्ज बार्लो। अपन ने ना 1805 तक का कंप्लीट कर लिया था। अगला अपन पढ़ रहे हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। वो कौन है? सर जॉर्ज बार्लो। बार्लो ने क्या किया? बार्लो के काल में 2 काम भी होते हैं। सिर्फ 2 काम याद हो, बार्लो यानी कि 2। आप टाइम पीरियड देख लो 1805 से 7, यानी सिर्फ 2 साल बोल रहा। भैया 2 साल कैसे काम किया? 2 साल ही काम किया। 2 साल क्यों काम किया इसने नीति अपनाई थी अहस्तक्षेप की। पहला पॉइंट निकल के आता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। हाँ, अब इसी के काल में क्या होता है कि एक विद्रोह हो गया। आप देख रहे हैं भैया विद्रोह कैसे हो गया? क्योंकि वेलेजली तो अच्छा काम करके गया है, विद्रोह होने के चांसेस नहीं थे, लेकिन विद्रोह हो गया। आप देखते हो भैया इसके काल में होता है सैनिक विद्रोह। विद्रोह का मतलब क्या होगा कि आप समझ रहे हो कि वहां की कोई प्रजा होगी तो वो किसी ना किसी काम से असंतोष होगी, यानी कोई काम उनको पसंद नहीं आएगा। एक जैसे मान लो मैं हूं, मेरे को कोई काम पसंद नहीं है तो मैं ना आस पास में बोलूंगा ये काम राजा का काम है यार, पसंद नहीं आ रहा। आपको भी सेम सिचुएशन है क्या? बोले हाँ। अब 10-15 जने हो गए, पूरा मोहल्ला हो गया, अब पूरा प्रांत में वो निकल के आ गया। वो होता है विद्रोह। अब वो उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे वो सारे, यानी कि विरोध का रूप हो गया विद्रोह। तो इसी समय होता है एक सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक विद्रोह यानी कि सैनिकों में असंतोष होगा। अब सैनिकों में असंतोष के जो मेन कारण थे वो 2 कारण थे कि एक तो उनके बालों से संबंधित था कि अरे अलग अलग धर्म होता है, जैसे आप जानते हो कि सिख धर्म होता है, उनके जो बाल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो पगड़ी बांध के रखते हैं बालों में। एक तो ये हो गया। और दूसरा था कि जो वर्दी थी उसके रिलेटेड 2 विद्रोह हुए थे। मतलब विद्रोह के 2 कारण थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास के जो अपने गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप जानते हो स्त्री वाले, 1829 में इन्होंने जो सती प्रथा थी, सती प्रथा का कानून बनवाकर उसको हटवाया था। अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको पढ़ने वाले हैं। तो अपन बात करते ही इनके काल में होता है वेलोर, सिपाही विद्रोह हुआ। इनके समय क्या होता है? सिपाही विद्रोह हुआ। अब बोलो यार भैया सिपाही विद्रोह गया तो अंग्रेजों में तो हो जाएगा यार, विद्रोह हो गया तो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, सालों को भगा देंगे। 1807 में भगा दिया, अभी तो भगाया इसको, मतलब तो टाइम पीरियड पूरा करके जाता। इनके समय सिपाही विद्रोह हुआ। और ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना वो हुआ था वेल्लोर में। इनके समय सिपाही विद्रोह हुआ वेल्लोर में। शायद यहाँ पे लगा दो वेल्लोर, यहां लगा दो वेल्लोर में होता है सिपाही विद्रोह। इस सिपाही विद्रोह के 2 महत्वपूर्ण कारण वे क्या महत्वपूर्ण कारण रहे थे? महत्वपूर्ण कारण मैंने देखे तो मैंने एनालिसिस किया तो मेरे को 2 महत्वपूर्ण कारण निकल गए। पहला कारण क्या निकल के आता है कि बालों से संबंधित। और जो दूसरा कारण निकल के आता है, पहला तो हो गया बालों से संबंधित, और जो दूसरा कारण निकल के आता है, दूसरा क्या बताया था? कपड़ों से संबंधित। जो वर्दी होती है ना सिपाहियों की वर्दी, ये लो, ये 2 इंपॉर्टेंट के कारण निकल के आते हैं। सिपाही मैंने शायद उल्टा लगा दिया ना, देख लेना आप कौन सी माता सी, थोड़ी हिंदी अपनी वैसी है।
ये हो गया। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, भैया दबाने वाला भी तो चाहिए, साला पता नहीं कब बड़ा रूप ले ले। विद्रोह को दबाने के लिए आते हैं भैया मद्रास के गवर्नर। कौन? मद्रास के गवर्नर। उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ये लोग, अरे कहां लगाया देख, मैं देखो कहां बिंदी लगाया हूं मैं, बेंटिक यहां लगता है। तो इसके काम में दो इंपॉर्टेंट काम, इसने हस्तक्षेप की नीतियां पढ़ी, और इस समय वेलोर में क्या होता है, एक सिपाही विद्रोह होता है, ठीक है। और उसको दबाने के लिए मद्रास के गवर्नर थे विलियम बेंटिक, उनको बुलाया जाता है और फिर इसको वापस भेज दिया, भाई विद्रोह कर दिया तू, तो ऐसा कर, तू वापस निकल, तूने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तुम इसको वापस लिख लो। तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। अब आएगा अली ऑफ मिंटो, ये मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम के भी 2 से 3 काम है इंपॉर्टेंट। चलो 5 तक काउंट, 1 2 3 4 और 5। चलो स्टार्ट करें अपन। अब आएगा मिंटो प्रथम, एक आगे मार ले मिंटो भी आएगा, बात करेंगे सबका। बस ये अब इसके बाद में अपने अब भारत के गवर्नर बचे, फिर अपन चालू करने वाले क्रांति। क्रांति आने वाली है, बस 2 से 3 लेक्चर बाद क्रांति है। क्रांति में भाई बहुत मजा आएंगे। क्रांति को आपको पूरी ट्रिक से याद करवाऊंगा, पूरी ट्रिक से, मतलब थोड़ा समझाऊंगा, समझाना ज्यादा होगा लेकिन याद करेंगे अपन ट्रिक से, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं मिंटो प्रथम की। मिंटो प्रथम, चलो मिंटो प्रथम का टाइम पीरियड क्या होगा, उनका था 1805 से 1807। अब इसका क्या होगा, इसका होगा 1807 से कब तक, कब तक, कब तक, 13। ये भैया पूरा टाइम पीरियड लेके गया था। मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम अपन देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्या था कि जो गवर्नर जनरल थी, गवर्नर जनरल का जो नियंत्रण बोर्ड था उसका क्या था, अध्यक्ष था, और इसके बाद में इसको बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, पहले लिखते हैं क्या कि यह है गवर्नर जनरल, जी यानी गवर्नर जनरल, यह है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था, जनरल की नियंत्रण बोर्ड, जो नियंत्रण बोर्ड थी उसका, नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था। पॉइंट क्लियर। अब एक करता है 1809 की बात करते हैं, अब सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ेंगे अपन इसमें। 1809 ईस्वी, बोले 1809 में क्या हुआ भैया। 1809 में क्या होता है कि एक जो पंजाब के जो महाराजा थे उस समय थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक संधि होती है जिसको बोलते हैं अमृतसर की संधि, यानी कि 1809 में क्या होता है कि पंजाब के राजा या महाराजा, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक संधि होती है, उस संधि का नाम था अमृतसर की संधि। इस संधि में बोला गया कि जो सतलुज नदी है उसके पूर्व से आगे ना, ये जो पंजाब है वो आगे, रणजीत सिंह वो आगे क्या करेंगे, साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। जो साम्राज्य विस्तार था वो आगे नहीं कर सकते, उत्तर में कर सकते हैं लेकिन सतलुज नदी को मेन माना गया था इस संधि में कि भाई सतलुज नदी मेन है, इसके आप पूर्व में आप अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते। आप उत्तर में कर लो, उत्तर का लोड नहीं है अंग्रेजों की, तभी उत्तर में तो हम दबा देंगे कभी भी इनको, उत्तर में तो कभी दबा देंगे इनको। इनका वेट अंग्रेज वेट कर रहे थे भाई जैसे इनकी मृत्यु हो तो अपन को थोड़ा कंट्रोल कर ले, किनको, पंजाब में। 1809 में क्या होता है कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह वह कंपनी के मध्य अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि हुई, ये लो। अब ये जो अमृतसर की संधि हुई ना, इसमें मेन चीज रखा गया था सतलुज नदी। अब क्या होता है कि इस संधि के अनुसार या इस संधि में कहा गया, इस संधि में कहा गया कि सतलुज नदी
जो पाकिस्तान से होते हुए भारत आती है ना, पंजाब में होते हुए, अभी मैं मैप तो क्या बताऊंगा, छोड़ो। सतलुज नदी के पूर्व में, के पूर्व में जो रणजीत सिंह है वो क्या है, साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते। में रणजीत सिंह साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते, साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते। अब बोलो भैया पूर्व में तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उत्तर में तो कर ही सकते हैं। हाँ भाई उत्तर में कर सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह खुश हो गए, हाँ भाई ठीक है, पूर्व में नहीं करेंगे अपन उत्तर की ओर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इसमें ये पॉइंट निकल के आता है 1809 पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों कंपनी के मध्य अमृतसर की संधि होती है। इस संधि में कहा गया कि सतलुज नदी के पूर्व में रणजीत सिंह साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये जो संधि थी, इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से, ये जो संधि हुई ना, इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करने आया था मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ। कौन सा मैटकॉफ? चार्ल्स मैटकॉफ। इस संधि में, इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए चार्ल्स मैटकॉफ आया है। हस्ताक्षर करने के लिए कौन आता है? चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ आया। ये लोग चार्ल्स मैटकॉफ को बुलाया जाता है संधि करने के लिए। तो ये अपन ने मिंटो प्रथम के बारे में बात कर ली। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो, कहां खत्म हुआ है जाके। मैं देखा कि भाई लास्ट पॉइंट पे ही मेरे को लगता है कि हाइड हो गया होगा कैमरा, क्या है यहां तक ही कैप्चर कर रहा था मेरे हिसाब से, लेकिन मैं चल रहा था बार, अब यहां तक ही कंप्लीट आया है। चलो बढ़िया। मिंटो प्रथम अपन ने देख लिया कि कौन था नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष। 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और कंपनी के मध्य क्या होती है? अमृतसर की संधि होती है। चलो बढ़िया। अगला पॉइंट निकल कहता है इस संधि में कहा गया कि जो सतलुज नदी आएगी, जो सतलुज नदी, ये दो हिमालय पंजाब है, यहां से सतलुज नदी एंटर कर रही है और ये ऐसे जा रही है। अब बोला कि आप इसके पूर्व में, पूर्व ये हो गया ना, तो आप इससे आगे क्या है, साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते। तो सतलुज नदी ऐसे निकल के जाती है। हाँ, तो आप है ना यहां नहीं यार, ऐसे है, हाँ ऊपर वाली है, थोड़ा सा क्या निकल गया दिमाग से, कोई ना। यहां से आएगी तो आप क्या इसके पूर्व में ना, यहां पे आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते। बड़ा बढ़िया है, हम नहीं करेंगे, हम उत्तर की ओर कर लेंगे, हम भी आरामी तुम भी आरामी, हम भी आरामी तुम भी आरामी। चलो, इन्होंने अंग्रेजों ने वेट किया था इनका मरने का, इसके आगे का प्रोसेस अपन देखते हैं। चलो मैं रफ करूं 5 तक काउंट, 1 2 3 4 और 5। अब अपन पढ़ने वाले लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। गरबा चालू हो गया, डांडिया प्रोग्राम। कहां का जा रहे हो? सारे जा रहे हो क्या? तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना जरूरी है। अब ऐसा पढ़ना वो तो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय। हाँ भाई, ऐसा नहीं आप पूरे दिन जाके बैठ गए ना, 8 बजे से चल जाओ, बढ़िया 11-12 बजे तक खेल के आओ, और क्या 2-3 घंटे। हाँ भाई, डांडिया में एंजॉय करो थोड़ा सा। हाँ भाई, कौन सा डोली डांस हो रहा है। अब एक अपन बात कर रहे हैं किसकी? लॉर्ड हेस्टिंग्स की। अब अपन बात कर रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स चच्चा आ जाइए। अब इस चच्चा को पकड़ते हैं। इन चच्चा का कार्यकाल कब तक का था? उनका कब से कब तक का? 13 तक का था। 7 से 13, 6 साल काम करके गया था। कौन इससे पहले वाला? अली ऑफ मिंटो है, मिंटो प्रथम। अब अपने इसकी टाइम पीरियड की बात करते हैं, यानी 1813 से ये करेगा 1823 तक, क्योंकि 1823 से 28 तक एक आएगा लास्ट एम्स्ट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये अपन ने देख रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और नेपालियों के मध्य युद्ध हुआ था। ये युद्ध बहुत बड़ा है। तो मैं देख रहा हूं कि ये हो गया, और एक अगला अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं पिंडारियों का दमन। उन दोनों को मैं क्या एक ही लेक्चर में लेके आऊंगा, बड़ा लेक्चर होगा, वो आधे घंटे के आसपास जाएगा। अगर मैं उसको
ये आंग्ल नेपाली तो अगर इसमें बताया ना तो आधे घंटे तो इसको बताने में लग जाएगी। समझ रहे हो ना आप? कि अपन देखो वीडियो लंबा करना नहीं चाहते, अलग से मैं हेडिंग बना के टॉपिक बना के आंग्ल नेपाली अलग से पढ़ा दूंगा, उसके अंदर पिंडारी और दमन पढ़ा दूंगा। अभी अपने को ठीक ठाक पढ़ना है। आंग्ल नेपाली जो हुआ था ना वो मोटा माटी में आपको लिखा दूंगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो इनके टाइम में होता है आंग्ल नेपाल युद्ध। क्या हुआ? पहला पॉइंट निकल के आता है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध का जो टाइम पीरियड था 1814 से 16 तक, 1814 से 1816 के बीच में ये युद्ध होता है। अब बात है मार्च 1816 की। अब क्या होता है कि ये जो नेपाल था ना, नेपाल में क्या था, गोरखा रेजिमेंट, तो गोरखा रहते थे, गोरखा जनजाति वहां पे है। अभी आप जानते हो अपना जो सेना है उसके अंदर गोरखा रेजिमेंट भी है। बहुत हार्ड है भाई, बहुत खतरनाक होती है गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा वो क्या होते हैं, हार जाते हैं। गोरखा क्या होते हैं, हार जाते हैं। अब बात करते हैं गोरखा हार के तब संधि करेंगे। बात है 1 मार्च की। 1 मार्च ये जो डेट लिखा रहा हूं ना, 1 मार्च भी एक भूल जाओ वो भी सही है, लेकिन मार्च, जून, जुलाई, अगस्त ये लिखा था ना, ये मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल पूछ लेता है। मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संधि होती है। अंग्रेजों और गोरखा के मध्य, अंग्रेज हो गए और गोरखा हो गए, इन दोनों के मध्य होती है संगोली की संधि। इनके मध्य संगोली की संधि होती है। अब देखो, अगर कोई हार रहा है तो संधि लगेगी। संधि यानी कि जो हार रहा है ना उसके ऊपर संधि थोपी जाती है। यानी कि संधि यानी कि क्या होता है, संधि होता है ग्रुप ऑफ शर्त, यानी कि जहां पे शर्तों की बहुत सारी की, तो इन पे एक शर्त लगाई जाती है गोरखाओं पे कि ऐसा करो, आप एक ही शर्त पूरी करो कि आप आपका जो काठमांडू है, काठमांडू में क्या होगा, एक ब्रिटिश रेजिमेंट की आप नियुक्ति करोगे। तो पहले ये पॉइंट निकल के आता है, लगाओ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काठमांडू में गोरखाओं ने, काठमांडू में, मैं लिखवाने के हिसाब से लगवा रहा हूं कि जो गोरखा थे, गोरखा ने काठमांडू में क्या करा, गोरखाओं ने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट को अनुमति दे दी, या ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार कर लिया। काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार कर लिया, अभी अंग्रेज धापे नहीं है, मतलब बोलते धाप जाते संधि से, अंग्रेज धापे नहीं है। धापेंगे कैसे? अब ये क्या बोलते भैया, तुम्हारे जब तुम नेपाल में हो, नेपाल में ना बहुत ज्यादा हिल स्टेशन होते हैं। जैसे अपने देख लिया कि नैनीताल हो गया, मनाली हो गया, रानीखेत हो गया, कुमायूं हो गया, गढ़वाल हो गया, ये प्लेस अगर करो आप हमें दे दो, तो यहां से कुछ प्लेस निकल जाते हैं। तो वो प्लेस को क्या कर लिया, अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेज ले लेंगे तो उनके हिल स्टेशन का काम हो जाएगा। भैया जैसे भारत में क्या है कि सीजन वाइज सीजन काम होता है, जैसे गर्मियां पड़ेगी तो ये चल जाएंगे हिल स्टेशन के जो गवर्नर जनरल होंगे और कोई बड़े अधिकारी हिल स्टेशन चल जाएंगे। जैसे ठंड पड़ेगी तो अपने जो राजपुताना था राजस्थान की तरफ वहां पे आ जाएंगे, कोई ना आराम से मौज करने दो। तो इनके कुछ प्लेसेस दिए गए, यानी कि जगह दी गई। जगह में कौन कौन सा आता है? पहला आता है गढ़वाल, कुमायूं, कुमायूं नहीं है, कुमाऊं मान लो। गढ़वाल हो गया, ये चंद्र बिंदु इधर आएगा। गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, और नैनीताल, शिमला, नैनीताल, कौन कौन सा हो गया? गढ़वाल हो गया, कुमायूं हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, और रानीखेत। ये कुछ प्लेसेस थे जो अंग्रेजों को दे दिए गए थे, किनके द्वारा? नेपालियों के द्वारा। नेपाली कौन थे? गोरखा थे। तो गोरखा द्वारा ये प्लेसेस दी गई थे। ये अपन ने देखा संगोली की संधि, हो गया संगोली की संधि अपन ने देख लिया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 के बीच में, चलो गोरखा इसमें हारते। गोरखा और अंग्रेजों के मध्य क्या होता है? संगोली की संधि होता है, जिसमें ये प्लेस निकल जाता है। गोरखाओं ने स्वीकार किया कि भैया काठमांडू में क्या होगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट हो जाएगा। चलो बढ़िया है बात है। कुछ जगह के बाद कुछ जगह दे दी गई। गढ़वाल हो गया, कुमायूं हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत आदि कुछ जगह थी जिनको
गोरखाओं ने अंग्रेजों को दे दिया था। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात कर रहे हैं पिंडारियों का दमन। बोलो भैया पिंडारियों का दमन इसने करवाया, पिंडारियों का दमन इसने करवाया। फिर अपन मराठा नीति पढ़ेंगे थोड़ी सी, मराठा नीति क्या थी। चलो 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 मैं रफ कर रहा हूं इसको, सिर्फ इतना ही। आंग्ल नेपाली उत्तर रफ हो गए तो पूरा ही। तो 10 साल काम है, 10 साल में तो 10 तो काम लिखेंगे इसमें, 10 ना मांगे 7-8 काम तो लिखेंगे ही ना। इंपोर्टेंट यहां से सवाल छपेगा, गारंटी स्टार लगा लो, यहीं से सवाल छपेंगे। इनके बाहर सवाल ही नहीं जाएगा, डीप स्टडी बोलती है, इनके बाहर सवाल नहीं जाएगा गारंटी। चल जाएगा तो फिर देखेंगे, एसएससी पूछ सकती है बाहर सवाल, लेकिन एसएससी गारंटी मेरे जो लिखा रहा हूं उसमें सवाल बनेगा। इक्का दुक्का तो आप भी जानते हो भाई, इक्का दुक्का बात कहीं से भी पूछ लेता है, लेकिन मैक्सिमम सवाल यहाँ पे क्लास से आएंगे। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन, ये पिंडारियों दमन किया गया था 1817 से 18 के बीच में। अब ये पिंडारी क्या हो रहा है, आपने चलो लिखा दिया पिंडारियों दमन कराया। पिंडारी क्या होता है, पिंडारी कहता है होता है ना ये चोरों का समूह, चोरों का समूह, उसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित है। अब ये टॉपिक बड़ा है पिंडारियों दमन भी, इसमें ना मैं दोनों टॉपिक को एक साथ मर्ज करके इसके 1-2 लेक्चर्स में लिया हूँ ना। आंग्ल नेपाली तो और पिंडारियों दमन एक साथ ही लेके आऊंगा। पिंडारी कौन थे, एक लुटेरों का समूह था, लुटेरों का समूह, जिसमें लुटेरों का समूह था जिसमें ना हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। अब अपन पढ़ने वाले इनकी एक मराठा नीति। एक बार आप इसका फटाफट नोट कर लो, अपन मराठा नीति पढ़ते हैं। मराठा नीति किस प्रकार इन्होंने काम किया, मराठाओं के प्रति क्या क्या काम किया था, काम क्या करवा, संधि में फंसाएंगे और मराठा साम्राज्य का अंत करवा बैठेंगे। तो ये लो, तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मराठा नीति। करें स्टार्ट। चलिए 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 मैं रफ करता हूं ना। मराठा नीति में अपन मराठा को पूरा बता देंगे एक बार में। अब अपन पढ़ने वाले मराठा नीति। इसकी मराठा के प्रति क्या नीति थी, तो इसको मैं थोड़ा ब्लू से लिखता हूं ना, मराठा नीति। देखो बात है 1 जून की बात है, बात है जून 2017, अरे यार 2017 क्यों आ गया, जून 1817 की बात है। अब जो पेशवा था वो क्या होता है, हार जाता है। हारने के बाद में एक संधि स्वीकार करेगा। जो संधि का जो मेन पॉइंट निकल के आता है, संधि का मेन पॉइंट था कि भैया अब से जो मराठा संघ है उसका अंत होता है। और फिर उसके बाद में जो अपने बाजीराव द्वितीय थे उनको गद्दी से उतारा जाता है। गद्दी से उतार कर उनको 18 लाख रुपए देकर कानपुर के पास में बिठूर भेज दिया जाता है। मराठा साम्राज्य का अंत हो गया है, खत्म। अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। मराठा नीति में पहला अपन लिखाते हैं कि भैया जून 1817 में जो पेशवा था, पेशवा ने हार स्वीकार करी, पेशवा ने हार स्वीकार करी, वह संधि की, वह संधि की। बाकी मैंने जो सारी संधि बंदी है ना, मैंने मराठा में लिखवा रखी है, वहां पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे सारा पूरा मैंने विस्तृत रूप में बताया हुआ है। वह संधि की। अब इस संधि का महत्वपूर्ण बिंदु, इस संधि में कहा गया क्या, कि इस संधि में कहा गया, इस संधि में कहा गया, क्या कहा गया, ये जो संधि थी ना, इस संधि में कहा गया कि अब से मराठा संघ का अंत होता है। अब से मराठा संघ का अंत होता है। जो भी बात आपको बताई वही मैंने बोर्ड पे लिखी है। जून 1817 में पेशवा ने हार स्वीकार करी और संधि की, इस संधि में कहा गया कि अब से मराठा संघ का क्या होता है, अंत होता है। अब अगला पॉइंट क्या होता है, इस संधि के बाद में, इस संधि में होता है जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतारा गया। बाजीराव
बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतारा गया। बाजीराव जो द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतारा जाता है और क्या करते हैं, 18 लाख गद्दी उतारा गया और 18 लाख रुपए देकर, और 18 लाख, यही नहीं बताता ना, 18 लाख रुपए देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। कानपुर के पास जगह बिठूर, वहां पे भेज दिया गया। बिठूर भेज दिया गया। अब इसका टाइम पीरियड 1813 से 23। अब ये तो हो गया, मराठा नीति इसकी कंप्लीट हो गई। नीति मैंने गलत लिखी ना, अरे यार ब्लैक से लिख दिया। आप भी बोलोगे भैया यार, आप भी चलता है इतना भैया, चलता है इतना अपने, चलता है अपना इतना। चलो अपन ने देखा मराठा नीति कंप्लीट कर ली। अब अपन बात करते हैं, एक पॉइंट आता है 1822, यानी जैसे रिटायर होने वाला, रिटायर होने से ये टाइम पीरियड खत्म होने वाला, रिटायर मानते हैं अपन। रिटायर होने वाला उससे एक साल पहले, क्या होता है, उससे एक साल पहले एक आता है काश्तकारी एक्ट। काश्तकारी एक्ट आता है 1822 में, उसके अपन बारे में बात करने वाले। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करने वाले काश्तकारी एक्ट के बारे में, खत्म करेंगे टॉपिक, बस 5 मिनट टॉपिक खत्म है। काश्तकारी एक्ट, काश्तकारी एक्ट, बोलो भैया काश्तकारी एक्ट क्या है, बोलो भैया ये काश्तकारी एक्ट क्या है। काश्तकार से समझते हो आप क्या मतलब क्या है काश्तकार? काश्तकार कौन होता है, मतलब जिसका भूमि हो, तो मतलब जो लैंड ओवर था, मतलब लैंड ओवर थे, मतलब कि जिनकी भूमि थी, उनसे संबंधित ये एक्ट था। अब अपन पढ़ रहे हैं काश्तकारी एक्ट। 1822 में आता है काश्तकारी एक्ट, पॉइंट लगाओ। 1822 में आता है काश्तकारी एक्ट, काश्तकारी एक्ट 1822 में आता है भैया क्या, काश्तकारी एक्ट। काश्तकारी एक्ट क्या था? अब काश्तकारी एक्ट के इसके अंदर क्या बोला जाता है, इसके अंदर बोला गया कि भैया जिसकी भूमि है, अगर कोई किसान है वो क्या है, कोई टैक्स पे कर रहा है भूमि का, तो जब तक वो टैक्स पे करेगा ना, तब तक उसकी भूमि का जो स्वामित्व है वो उस किसान के पास में रहेगा। जैसे टैक्स पे करना बंद किया तो भूमि को बेच दिया जाए, काम खत्म। काश्तकारी एक्ट के अंदर पर बात करने वाले, अगर किसान भूमि का टैक्स पे कर रहा है, इस एक्ट में जानता है कि किसान भूमि, एक सेकंड लाइन नहीं जुड़ रही मेरे से लाइन नहीं जुड़ रही, एक सेकंड अपन लिखते हैं, अगर से चालू नहीं करेंगे, जब तक किसान भूमि का टैक्स देता रहेगा। क्या है कि जब तक किसान भूमि का टैक्स देता रहेगा, तब तक उसे भूमि का स्वामित्व माना जाएगा। तब तक उसे भूमि का स्वामित्व, स्वामी या स्वामित्व लगा लो, स्वामित्व माना जाएगा। ये था हेस्टिंग्स का लास्ट पॉइंट, काश्तकारी एक्ट। ये पूछेगा, ये आपको बताने का था कि हाँ भाई ये किसमें क्या क्या होता है काश्तकारी एक्ट में। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है 1822 में काश्तकारी एक्ट किसके समय में आया था, तो आपको आंसर लगाना है हेस्टिंग्स के समय 1822 में एक काश्तकारी एक्ट आता है। और मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है ये एक्ट। अब अपन पढ़ने वाले लास्ट एम्स्ट के बारे में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अपन पढ़ने वाले लॉर्ड एम्स्ट के बारे में। एम्स्ट के भी 2 ज्यादा पढ़ेंगे। इसके समय होता है आंग्ल बर्मा युद्ध। भैया बर्मा युद्ध करा देंगे अपन। अब क्या करें, बर्मा से युद्ध कराएंगे 1824 से 26 के बीच में। बर्मा इसमें क्या होगा, हारेगा। बर्मा यानी कि वर्तमान का म्यांमार, थोड़ा क्लियर होना ना। बर्मा यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो म्यांमार है, बांग्लादेश के जस्ट नीचे, अपने जस्ट पास में, ठीक है, अपने जस्ट पूर्व में है ना म्यांमार, बर्मा। बांग्लादेश के जस्ट नीचे थोड़ी ना है, बांग्लादेश में जो समुद्र है इसके जस्ट इधर आएगा। चलो कोई ना। अब अपन बात करते हैं लॉर्ड एम्स्ट के बारे में। 1 2 3 4 और 5। बताओ मजा आ रहा है ना।
अब अपन लास्ट पॉइंट है, अपन ने बंगाल के गवर्नर जनरल कंप्लीट कर लिए। इसके अगले लेक्चर में अपन चालू करने वाले हैं भारत का गवर्नर जनरल। अब अपन देख रहे हैं, लास्ट है अपना लॉर्ड एम्स्ट। लॉर्ड एम्स्ट की बात करें 1823 से 1828, ये इनका टाइम पीरियड है। सिर्फ एक चीज के बारे में बात करेंगे, आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में। 1824 से 26 के मध्य होता है आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 से 26 के बीच में हुआ आंग्ल बर्मा युद्ध। मैंने बात पहले लगा दी सन, कोई ना। अरे यार, आखिरी टाइम पे राइटिंग बिगड़ती ना, वो खराब लगता है। आंग्ल बर्मा युद्ध मैंने सन पहले लगा दी ना। आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में बात करें, इसमें क्या होगा, बर्मा हारेगा। जो बर्मा था, बर्मा हारता है। भैया हारेगा तो संधि करेगा। इस युद्ध इसमें क्या होता है कि बर्मा की हार होती है, बर्मा हारेगा तो एक संधि करेगा। संधि करेगा यार्डबू की। बर्मा हारा वह अंग्रेजों के साथ यार्डबू की संधि की। अब इसमें क्या होगा कि बर्मा हारेगा और अंग्रेजों का, इंपॉर्टेंट ये चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी, यार्डबू की संधि। यार्डबू की संधि कब होती है, आंग्ल बर्मा की युद्ध के बाद में निकल के आती है यार्डबू की संधि। इस संधि में वही भैया, इससे पहले संधि की बात की थी, संगोली की संधि। वहां पे अपन ने देखा था नेपाल वालों ने क्या क्या कर दिया था, ब्रिटिश एजेंट अपॉइंट कर दिया था। इसके बाद में कुछ प्रदेश दे दिए थे अपने, तो ये भी प्रदेश देगा। यहां का जो बर्मा है, बर्मा का राजा है, देखो ये है बर्मा। बर्मा का राजा था महाबंधुता। बर्मा का राजा था महाबंधुता। महाबंधुता कौन है, यहां का राजा है। यहां का राजा दो प्रदेश देगा अपने, एक तो था अराकान, दूसरे का मेरा नाम निकल गया यार। दो प्रदेश अपने देता है, एक तो था अराकान और दूसरा क्या था, याद था सिमसिम। एक था तनासरीन। ये जो दो प्रदेश थे वो यार्डबू की संधि के थ्रू अंग्रेजों के पास चल जाते हैं। तो ये इस एम्स का ये लास्ट काम था। तो अपन ने बंगाल के गवर्नर कंप्लीट कर लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल कंप्लीट कर लिए। अब अपन पढ़ेंगे भारत का गवर्नर जनरल। अब ये आप देख रहे हो कि 1828, तो 1828 से 1833 तक जो बंगाल का जो गवर्नर था वो लेते हैं विलियम बेंटिक। लेकिन क्या होता है कि 1833 में क्या होता है कि एक चार्टर एक्ट आता है, उसमें बोला जाता है कि भैया जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको क्या कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो अब अपन भारत के गवर्नर जनरल नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपना खत्म हो चुका है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।